और स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो मैम। अब नो दिखाई मैम। दे रही है? यस मैम। यस यो मैम। ओके, ऑलराइट। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर, एड्स एंड अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। ओके, कैंसर, एड्स बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें दुनिया जहान की नॉलेज है। इसको तुम जितना मर्जी पढ़ लो, किसी भी किताब से पढ़ लो, एक तो इंटरेस्ट आता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुने हैं और आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। लेकिन हमें याद रखना है कि हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उस पॉइंट पे स्टिक करने की, यहाँ पर अपनी नॉलेज को रोक देना है। तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, कैंसर पढ़ो, दबा के पढ़ो। बहुत तरीके के कैंसर है। एड्स को पढ़ो, कब पैदा हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे इंडिया में आया, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन नीट में नहीं पूछेंगे। नीट में उतना ही पूछेंगे जितना एनसीईआरटी आपको फेमिलराइज करती है, ठीक है? तो ये क्लास उसको ध्यान में रख के बनाई जाती है, राइट? तो यहाँ पर मैं उतना ही कराऊंगी जो आपके नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको पता चलेगा और इसमें क्या करने की जरूरत है। आप लोग अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अपनी नॉलेज को यहाँ पर स्टिक कर लेना। जितना है उतना ही कर लो, वो काफी है, राइट? तो आज हम करेंगे कैंसर, एड्स एंड अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। ओके, सो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो सिंड्रोम। सबसे पहले एक्चुअल में क्वेश्चन है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सिंड्रोम है एंड में, ठीक है? सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो एड्स में क्या होता है? एड्स के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं और ये होता है किसकी वजह से? पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? ह्यूमन ह्यूमन वायरस। HIV. HIV, हाँ, HIV is a virus basically which is responsible for a disease. So AIDS is a disease while this is a virus, right? क्या हो गया मुझे? ठीक है, तो ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन पता है क्या, जब हम पेपर करने बैठते हैं तो बेसिक चीज़ें भी गलत हो जाती हैं एंड इट इज़ ओके। तो हम उसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द क्लास। नहीं तो पढ़ तो तुम खुद भी लोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं है कि मैंने बहुत कमाल पढ़ा दिया भाई। पर तो तुम यूट्यूब से भी लेते हैं, पर हम फोकस करते हैं कि हमारी क्या मेजर गलतियाँ हो सकती है, राइट? तो ये एक बेसिक कॉमन मिस्टेक है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक बार कहीं पे ये डेफिनेशन आ चुकी है तो मुझे वहाँ से याद था, मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है? इट इज़ नॉट कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब क्या है? कांटेक्ट से नहीं होता है। नहीं बेटा, दैट इज कॉन्टेक्ट। कॉन जेनिटल, जेनिटल तुम जेनिटल से तुम याद रख सकते हो ग्रोइन रीजन वाला है, ठीक है? तो कॉन जेनिटल मतलब प्रेजेंट सिंस बर्थ। बर्थ के टाइम से हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब तुम बोलोगे कि मैम अगर किसी मदर को, लेट्स से किसी मॉम को एड्स है, तो देर इज अ 100% पॉसिबिलिटी कि जो उनका चाइल्ड होने वाला है अभी, वो प्रेग्नेंट है, उन्हें एड्स है, अब जो उनका बच्चा पैदा होगा उसको भी एड्स हो। दैट्स नॉट कंपल्सरी, मे और मे नॉट है। तो देखो, एड्स का जो वायरस है वो ट्रांसमिट कर सकता है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर मदर डिटेक्ट हो गई है, एड्स पॉजिटिव है, तो उनको इस तरीके की डिजीजेज, ऐसी तरीके की मेडिसिन दी जाएगी कि वो प्लेसेंटा क्रॉस ना कर पाए। और जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी में चांसेस होते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे मदर और बच्चा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, ब्लड। तो उस टाइम पे भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी की तरह सी सेक्शन हो जाएगा, मतलब उनको मतलब सर्जरी करके बेबी डिलीवर कर देंगे। इन दैट केस चाइल्ड विल नॉट हैव एड्स। सो जिसको पैदा होने से कोई चीज प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं कॉन्जेनिटल, दैट दिस डिसीज है कॉन्जेनिटल, पैदा होने से उसमें प्रेजेंट है। लेकिन एड्स ऐसा नहीं है, ठीक है? तो एड्स ऐसा नहीं है, सो इट इज अ नॉट कॉन्जेनिटल डिजीज। तो ये याद से लिखना है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, हम सोचते हैं कि एड्स पेरेंट्स को हमेशा एड्स वाले बच्चे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पेरेंट्स को पता उन्हें एड्स है, सो देयर इज पॉसिबिलिटी जो चाइल्ड हो उनका, उसको एड्स ना हो, वो प्रिकॉशंस ले ले दवाइयों से। अगर उनको नहीं पता है देन देयर इज चांसेस कि बच्चे को हो सकता है एड्स, राइट? समझ गए? ये मैम। वेरी गुड, ओके, चलो। तो ये टर्म एनसीईआरटी में था, तो ये कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्रीज ऑफ द एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस की फैक्ट्रीज कौन होती है? वो होते हैं स्पेशल सेल्स जिनका है नाम मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस किस सेल की मॉडिफिकेशन थी? कोई सेल बनाए थे मैंने, ऐसे चार्ट बनाया था, लेफ्ट साइड पे लिखा था एक सेल है, नीचे मैंने किया था वो मॉडिफाई होकर मैक्रो। मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, एग्जैक्टली। जब तुमको आंसर नहीं याद आता ना, तो याद करने की कोशिश किया तो कहाँ पे पढ़ा था, तो तुमको वो पिक्चर से दिखने लग जाती है।
मोनोसाइट्स की मॉडिफिकेशन होती है मैक्रोफेजेस। तो फैक्टरीज ऑफ एचआईवी वायरस इज नोन एज मैक्रोफेजेस, इन्हीं को फैक्टरीज बोलते हैं एचआईवी वायरस की। ये रहा नीट का क्वेश्चन 4 मार्क। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी, इन्फेक्शन नहीं बताया मैंने तुमको, ठीक है। एचआईवी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रोविरिडिया, एंड कौन से जीनस है, लेंटिवायरस। आना तो नहीं चाहिए ये जीनस, लेकिन आ सकता है, तो ये दोनों हम याद कर लेंगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब एक क्वेश्चन बनता है, विच सेल्स आर अफेक्टेड बाय एचआईवी वायरस। कौन कौन से सेल्स को ये बॉडी में अफेक्ट करता है, एक तो मुझे पता ही चल गया मैक्रोफेजेस, और दूसरे T helper cell. T helper cells. टी हेल्पर सेल। सिर्फ टी हेल्पर सेल मुझे यहाँ लिखना था, इस चक्कर में मैंने तुम्हें कल इतना सारा पकाया था। टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। तो ये इन दोनों सेल्स के ऊपर अटैक करता है, और टी हेल्पर सेल जब इन्फेक्ट हो जाते हैं ना तो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी खराब हो जाती है, क्योंकि टी हेल्पर सेल बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। बी सेल्स को भी बताते हैं कि वायरस आ गया या कोई बीमारी आ गया, चल तू पॉलीफरेट कर जा, राइट। गुड, चलो नेक्स्ट स्लाइड। एचआईवी के बारे में अब हम करेंगे मैम स्ट्रक्चर, प्रीवियस स्लाइड। ठीक है। हम स्ट्रक्चर करेंगे, और स्ट्रक्चर के बाद फिर मैं तुमको बताऊंगी कि मैक्रोफेजेस को फैक्टरीज क्यों कहते हैं, ओके। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाना, मैंने तुम्हें मैक्रोफेजेस को फैक्ट्री क्यों कहते हैं बताना है, ओके। Yo, मैम ma'am. 8 वाली स्लाइड भी दिखा दो एक बार। हाँ हाँ, ले देखिए। डन, डन मैम। ओके। सो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फेरिकल सा ये एक वायरस होता है, वायरस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना। स्फेरिकल वायरस होता है, इसमें एक आउटर एनवेलप होता है और एक इनर कोर होता है, ठीक है। आउटर एनवेलप किससे बना होता है, लिपिड से। यहाँ से आएगा क्वेश्चन नीट का, आउटर एनवेलप किससे बना है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनर कोर किससे बना है, प्रोटीन से। तो देखो लिपिड बाहर फैट है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, अंदर वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटीन, प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है ना, तो फैट की लेयर प्रोटीन को प्रोटेक्ट कर रही है, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, आउटर एनवेलप इनर कोर जो प्रोटीन से बनी है, ठीक है। अब जो लिपिड है वो किसमें, उसमें भी बहुत सारे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऐसे लगे होते हैं छोटे छोटे से डोंग्स कह लो, या छोटे छोटे से क्या कहते हैं यार, ये स्कूल में नहीं होते जिससे तुम्हारे बचता है क्या बैंड पीटी के टाइम पे, बनता है क्या, ये मैम। बस ये वैसे ही है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, राइट। और इनर कोर प्रोटीन की है, उसके अंदर भी आउटर और इनर शेल होता है, इनर कोट्स होते हैं, ठीक है। तो इनर कोट के अंदर जो प्रोटीन की लेयर है उसमें भी आउटर और इनर कोट है, इसके नीचे ये मैंने लिखे हैं प्रोटीन। तो ये तुम ऐसे कैसे लिख लो, अब मैं तुम्हें आगे स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ। लिख लिया सबने, यस मैम। वेरी गुड। चलो ये है एचआईवी No, वायरस, ma'am. लिख ले बेटा। Done? Done, ma'am. ओके, एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, मेरे को आंखों में लग रहा है। अच्छा दिख रहा है मैम सबको, प्रीवियस स्लाइड। फिर तुम बहुत पिट हो गए मुझसे सारे के सारे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो टाइम से, नहीं तो एंड में लिया डन करो। मैम। ओके, ये देख एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुझे, यो मैम। चल पहले तू स्क्रीनशॉट ले, तू ही ले सबसे पहले स्क्रीनशॉट। डन। अब देखो, सबसे बाहर वाला जो कोट है, लिपिड का कोट है, दिख रहा है, उसके ऊपर ये जो डोंग से लगे हुए हैं रेड रेड कलर से जो मैंने बना रखे हैं, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही।
Am I audible now? Yo मैम। Okay. I don't know, suddenly सब कुछ बंद हो गया. All right. कौन है होस्ट बना? जो भी होस्ट बना, मुझे होस्ट बना दो भाई. Thank you so much. That was a very rare event. हे भगवान, इसको मैं मिनिमाइज ही करती हूँ. हाँ भाई, ये आगे स्ट्रक्चर. ठीक है, तो कहाँ तक सुना था? Starting से. तू खेल लिया बेटा. जैव का बिहार से बना है ये. जो आउटर कोर है वो किससे बनी है? लिपिड. आउटर कोर किससे बनी है? लिपिड से बनी है ना. तो आउटर कोर जो लिपिड से बनी है उसके बीच में छोटे छोटे ग्लाइकोप्रोटीन है. जो छोटे छोटे ग्लाइकोप्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन से वाले? जो सर्कल है ना, इस सर्कल के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन लगा है उसका एक नाम है नंबर के साथ. क्या नंबर है उस पे? GP120। GP120 सबसे बड़ा नंबर इसी के ऊपर है. ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका जो हेड है ना उसके मतलब ये ना अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं. यहाँ पे तुम्हें इसकी लेबलिंग की जरूरत है नहीं, इसलिए पूरा लेबल करा नहीं है, खामखा याद रखना पड़ेगा. सिर्फ याद रखना कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का जो सर है ना, हेड पे जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो है GP120 वाला नाम है इसका, GP120. ठीक है, अब इनर कोर के पास जब हम जाएंगे तो इनर कोर भी हमें पता है, इनर कोर प्रोटीन से बनी है, उसमें भी आउटर और इनर होता है. तो इनर कोर जो प्रोटीन से बनी है उसकी आउटर लेयर की बात करते हैं. तो ये प्रोटीन की लेयर है, ये एक लेयर है आउटर इनर कोर. ठीक है, और उसके बाद है एक इंटरनल इनर कोर. ये रहा इंटरनल इनर कोर, जैसे सर्कल से में बनाएंगे. ठीक है, ये रहा मेरा इंटरनल इनर कोर. तो आउटर इनर कोर पे कौन सा वाला जीपी प्रोटीन लगा है? हमने देखा आउटर वाले पे लगा 17 और अंदर वाले पे लगा है 24. तो आउटर वाले पे GP17 और इस पे लगेगा GP24. अभी याद रखना कि जो इनर वाला कोर है ना, जो ये सर्कल से बनाते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम बुलाते हैं कैप्सिड. तो तुम बहुत सुनोगे वायरस में कैप्सिड वर्ड. इतना समझ में आया कोटिंग कैसे हुई है? यो मैम। अब देखना, देखो ये जो है ना वायरस, इसके पास क्या होता है? आरएनए के स्ट्रैंड होते हैं. ठीक है, तो पहले तो आरएनए पड़ा इसके पास. कितने स्ट्रैंड दिख रहे हो तुमको आरएनए के बनाए मैंने? 2 स्ट्रैंड। क्या ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के गले लगे हुए हैं ऐसे? नो, राइट. दैट मीन्स ये नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. बेटा कॉम्प्लीमेंट्री होते तो गले लगे होते ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते पर सेम होते हैं. ठीक है, सेम होते हैं पर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. इसका क्या मतलब है कि अगर ये एक स्टैंड है और इस पे लिखा है UAGC, तो दूसरे वाले स्टैंड पे भी ऐसे ही लिखा है UAGC, तो आपस में बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, ये सेम है, राइट. तो 2 स्ट्रैंड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते. बस यहां से क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम. क्लियर? अब मेरी बॉडी में तो HIV तो ह्यूमन बॉडी में जाता है, अपने पास तो DNA है, इसके पास नहीं है, तो DNA को कैसे यूज करेंगे? तो ये क्या करता है, इसके पास एंजाइम हो, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस. अब मुझे कौन बताएगा सेंट्रल डोग्मा क्या था? फटाफट लिखूं मैं फिर. DNA से RNA और RNA से प्रोटीन। क्या बात है, वेरी गुड. DNA टू RNA, RNA से प्रोटीन. DNA से RNA बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन. वेरी गुड. बेटा अब अगर RNA वायरस अपने RNA से DNA बनाता है हमारी बॉडी में, तो इसको मैं क्या बोल दूं रिवर्स प्रोसेस को? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस किसकी मदद से होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से. ठीक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसकी वजह से ये HIV का वायरस किसी ह्यूमन को नुकसान पहुंचा पा रहा है. इज इट क्लियर? अब इसमें स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाला एंड कौन सा है? एक सेल HIV जो है उसको मैक्रोफेजेस से मतलब बात करनी है, तो बात कैसे करेगा? रिसेप्टर जाके उससे कंबाइन हो जाएगा, उसके रिसेप्टर से जाके इसका सबस्ट्रेट कंबाइन हो रहा है. तो HIV के पूरे स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? पूरे स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है? कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है?
glycoprotein GP120. GP120. यस, GP120 जाके जो होस्ट का सेल है, लेट्स से ये टॉम है, टॉम को एचआईवी का वायरस घुस चुका है उसकी बॉडी में और ये टॉम का मैक्रोफेजिस है। तो मैक्रोफेजिस के ऊपर एंड टी हेल्पर सेल्स के ऊपर क्या होता है जिसकी वजह से वो एचआईवी वायरस को अपने पास आने देते हैं, क्योंकि उनके सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं CD4+ रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर का नाम तुमको पता होना चाहिए, अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो ये क्वेश्चन बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो CD4+ रिसेप्टर है जो होस्ट सेल के पास है, जिससे जाके कंबाइन करता है GP120 और ही यहाँ पर एक होल सा बनेगा जिससे वायरस का आरएनए होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। समझ आई? ये इंटरेक्शन होती है वायरस और होस्ट सेल में। इज इट क्लियर? yes ma'am Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो इसका। इससे ज्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैं भी देखना चाहूंगी कहाँ बनेगा। ओके Done, चलो, ma'am. इसका भी चलो। किसने दिया था सेंट्रल डॉगमा? Greek ने क्रिक ने। Ma'am, prepare वॉटसन एंड slide. क्रिक ने नहीं दिया था, ओए सिर्फ क्रिक ने दिया था। एक बच्चा जरूर वॉटसन बोलता है। बॉस्टन एंड क्रिक ने एक साथ डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, वो भी Done, चोरी ma'am. करके, लेकिन क्रिक था जिसने सेंट्रल डॉगमा दिया था। इसका भी चलो। मम्मी इसका ले लो अच्छा, बड़ी तेज है। पॉइंट्स बताओ। व्हाइट वाला यहाँ पर मैम वॉइस लैग हो रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? अनीश, यस मैम। धमका दिया मैंने डोंगल को, ढंग से चल ले। विद इन द प्रोटीन को 3 तरीके के एंजाइम मिलते हैं। एक की बात तो हमने कर ली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या करता है? आरएनए से होस्ट के से कन्वर्ट होके वायरल आरएनए को होस्ट के डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो ये आएगा नीट का क्वेश्चन। दूसरा उसके पास इंटीग्रेज होता है। इंटीग्रेज क्या करता है? इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट द वायरल जेनेटिक मटेरियल इनटू होस्ट जेनेटिक मटेरियल। तो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसके अंदर इसको आरएनए के स्ट्रैंड घुसाने हैं ना, ऐसे बना के। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा उसको इनकॉर्पोरेट करने के, ठीक है। प्रोटीएसेस ब्रेक द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्म विद इन द होस्ट सेल। अब इस सब प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑलरेडी होस्ट सेल के अंदर बन रहे होते हैं ना, वो प्रोटीएसेस एंजाइम वायरस का जाके उनको तोड़ता है, ताकि जो पूरा सेल है ना, होस्ट का सेल, वो इस पे फोकस करे, अपने ऊपर फोकस ना करे। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम है जो इसके अंदर मिलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके साहिल, एचआईवी इज अ वायरस। जब वायरस बॉडी में चला जाएगा तो वो बहुत टाइम तक बिना इफेक्ट शो करे रह सकता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 10 सालों तक भी हो सकता है। किसी को 10 साल तक ना पता चले उसको एचआईवी है, ठीक है। लेकिन जो वायरस है ना, वायरस का जो अमाउंट होता है उस पर मैटर करता है। अमाउंट को ही हम लोड भी कहते हैं, ठीक है। तो वायरस का अमाउंट जब बॉडी में बढ़ता जाता है और इम्यूनिटी कम होती जाती है, तब हमें पता चलता है कि उस इंसान को एड्स हुआ है या नहीं। तो एचआईवी इज अ वायरस विच लीड्स टू एड्स। एड्स इज अ कंडीशन। तो हो सकता है उस इंसान को एड्स हो गया हो पर उसको पता ना चले। तो जब एचआईवी बॉडी में एंटर कर गया तो इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ठप करता जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई उसको एड्स हो गया, राइट। ओके गुड, चलो भाई डन। अब देखो एचआईवी का वायरस बॉडी में करता क्या है। देखो एचआईवी का वायरस आया, ओके, वो किसके पास गया? वो सबसे पहले जाएगा मैक्रोफेजिस के पास, ठीक है। मैक्रोफेजिस के कौन से रिसेप्टर से कंबाइन करता है? CD4 पॉजिटिव। इससे कंबाइन करा। अब मैक्रोफेजिस है ये बड़े से, और इसके अंदर मेरा चला गया एचआईवी का वायरस, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करता है? ये यहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज करता है। क्योंकि यहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज किया, मैक्रोफेजेस को कोई आइडिया नहीं है कि उसकी बॉडी में वायरस अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। वो अपना नॉर्मल चल रहा है, उसे नहीं पता चलता। पर ये एचआईवी का वायरस अंदर नंबर इंक्रीज करता चला जाता है। थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि ये मैक्रोफेजिस था और उसके अंदर बहुत सारे एचआईवी के वायरस बन गए। अब क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली मैक्रोफेजिस फटेंगे और सारे एचआईवी के वायरस बाहर रिलीज हो जाएंगे, राइट।
तो क्या किया मैक्रोफेजिस ने एक्ट एज अ फैक्ट्री यही होती है ना जहाँ पे मास प्रोडक्शन होती है किसी चीज की। तो क्योंकि HIV वायरस अपनी मास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट को इंक्रीज कर लेते हैं मैक्रोफेजिस के अंदर, इसलिए हम उनको कहते हैं कि मैक्रोफेजिस आर द HIV फैक्ट्रीज। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, कुछ मैक्रोफेजिस को वो और इन्फेक्ट करते रहेंगे, बाकी कुछ वायरसेस जाएंगे और वो सीधा अटैक करेंगे किसके ऊपर, टी हेल्पर सेल्स के ऊपर, क्योंकि उनके पास भी सेम रिसेप्टर है। 3 हेल्पर सेल के ऊपर ये जाएंगे और टी हेल्पर सेल के अंदर ये घुस जाएंगे। टी हेल्पर सेल के अंदर ये उसकी क्या करते हैं, उसकी वर्किंग स्टॉप करवा देते हैं और उसको कहते हैं हमारा नंबर इंक्रीज कर, और उसके बाद उसको वो क्या करते हैं, वो उसको किल कर देते हैं HIV के वायरस। ठीक है, तो ऐसा है कि टी हेल्पर सेल के अंदर भी उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पहले वो किस में गए, मैक्रोफेजिस में ना। तो मैक्रोफेजिस उनकी मेन साइट है अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए, और टी हेल्पर सेल को वो फाड़ते रहते हैं, जितने उसके अंदर जाते हैं उसको बिल्कुल तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैक्रोफेजिस को HIV फैक्ट्रीज कहते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यो मैम। You on previous slide. डन? बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, पॉइंट्स तो नहीं लिख पाओगे, क्लास नहीं खत्म हो मैं- पाएगी। ठीक है, एंड में एक बार स्लाइड रन कर दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसका रहता है। अब देखो, तो हमने पता चल लिया सब, क्या पता चला मुझे, HIV और एड्स का फर्क। HIV वायरस है, एड्स वो उससे होने वाली बीमारी। हमें पता चला उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। हमें पता चला वो इन्फेक्शन कैसे करता है बॉडी में, मैक्रोफेजिस में जाता है, उसके बाद वो जाता है हमारे टी हेल्पर सेल्स के ऊपर। फिर हम उसके बारे में उसका ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं कि कैसे एक से इंसान से दूसरे को होता है। एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर कॉन्डम यूज नहीं होता है तो एड्स का वायरस जरूर जाता है एक इंसान से दूसरे में, क्योंकि फीमेल वेजाइना होता है, उसमें डेंड्रेटिक सेल्स होते हैं, तो डेंड्रेटिक सेल ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते HIV को, तो वो उसको एंटर करने दे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, HIV पेशेंट से नॉर्मल बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दो तो उससे भी वायरस हो जाएगा। तीसरा है मदर टू किड, वाई प्लेसेंटा से जा सकता है, अगर मदर का कोलेस्ट्रम जो मिल्क है वो बच्चा पी रहा है तो उसे भी जा सकता है। और ड्यूरिंग बर्थ, अगर नॉर्मल बर्थ है, सिजेरियन नहीं है, नॉर्मल बर्थ है, तब भी बच्चे से तब भी बच्चे को जा सकता है HIV का वायरस। ठीक है, और डज नॉट ट्रांसमिट, अब यहाँ से जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का क्या मतलब है, ये है कि क्या चीजें हैं जिससे ट्रांसमिट नहीं होगा। जैसे कि डज नॉट ट्रांसमिट बाय मस्कीटो, मस्कीटो के अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो HIV, जैसे किसी को एड्स है, उसको मस्कीटो ने बाइट किया, उसका भी तो ब्लड लिया ना, तो HIV का वायरस तो मस्कीटो के पेट में भी गया, लेकिन मस्कीटो के पेट में ऐसे एंजाइम होता है जो उसको तोड़ देता है HIV के वायरस को, तो HIV का वायरस आगे स्प्रेड नहीं हो पाता। ये बहुत सोचने वाली बात है कि मस्कीटो के पास ऐसा कुछ कमाल की चीज़ है। ठीक है, जेंटल किसिंग से ये नहीं जाता, सलाइवा में बिल्कुल थोड़ा अमाउंट ऑफ HIV वायरस होता है जो पोटेंशियली बीमारी कर नहीं पाता। ठीक है, और कॉमन टॉयलेट अगर आप यूज करते हो किसी HIV पेशेंट के साथ तो भी ये स्प्रेड नहीं होता। तो ये सब आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब एक स्क्रीनशॉट एंड में ले लेना। किसी को कोई डाउट? समझ आया? यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो अब ये वाली पिक्चर है NCERT में, कौन से पेज नंबर पे है बताओ? 155. 55. 155। ओके बेटा, 155 पे इसकी लेबलिंग आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। ठीक है, ऑलराइट। इस संडे टेस्ट किस चीज़ का तुम्हारा? सर इसके ऊपर आई थिंक रिसर्च चल रही होगी, मैंने इस पर रिसर्च नहीं सोची, देखना पड़ेगा मुझे, कुछ होगा, नहीं तो अब तक बन चुका होता ना इलाज। हाँ भाई, आज किस संडे को किस चीज़ का टेस्ट है, क्या सिलेबस अब आएगा? हाँ, Ecology. इकोलॉजी पूरा आ रहा है, और कुछ आएगा? इकोलॉजी के अलावा एक चैप्टर है, आया नहीं तुम्हें अभी तक सिलेबस? हेलो, आया नहीं सिलेबस? बता दो भाई। नो मैम, अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ उन्हें। ओके, तो ये पिक्चर देख लेना एक बार। ओके, एक बार गो थ्रू करना, मैंने तुम्हें वैसे पूरा समझा दिया है, जस्ट हैव अ लुक। ओके, चलो आगे चलते हैं। एलाइजा इज इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसके ऊपर क्या आता है तुम्हें? इसके ऊपर तुमको आता है, एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है एलाइजा, और ये क्या होता है, किस लिए यूज होता है? AIDS टेस्ट एज है. डिटेक्शन टेस्ट। क्या ये कंफर्मेटरी टेस्ट है? इसको करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आए तो मान ले बंदे को एड्स है? नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट।
ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। तो अगर किसी का एलाइजा पॉजिटिव आता है ना, तब भी आगे उसके बाद भी एक और टेस्टिंग दिया जाता है। कौन सा टेस्ट करते हैं फिर? कौन सा टेस्ट करते हैं फिर? अच्छा नहीं बेटा, वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट ये है कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब तुम बोलोगे कन्फर्मेटरी तो इसी को पहले कर लो, वो क्यों किया था? उसका रीजन है, ठीक है। तो वेस्टर्न, यस साहिल, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स है वो मैं तुमको कल क्वेश्चंस कराऊंगी ना, उसके साथ कराऊंगी एक साथ, एक ही स्लाइड में। मैं बीच में टेक्निक मिक्स नहीं करना चाहती, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट के साथ दूसरी भी मुझे तुम्हें बतानी है टेक्निक्स, राइट। तो इतना इतना करते हैं। चलो, एड्स में किसी को कोई डाउट? नहीं? नो मैम। अच्छा, आओ फिर कैंसर पे चले। चलो, व्हाट इज कैंसर? कैंसर के अंदर क्या होता है? कैंसर इज ए कंडीशन। देखो, कोई भी बॉडी का सेल है, जैसे मान लो एक हाथ है, बड़े आराम से इसे समझना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा यार। ये हाथ है किसी का, और यहाँ पे क्या हुआ? स्क्रीनिंग टेस्ट हम एक तरह से वो कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इसको एड्स है, तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट से पता कर लिख लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि इसको ये डिजीज़ हो सकती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट हमें कंफर्म बताता है कि इसको ये डिजीज़ है ही है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपको ऑप्शन दे देता है कि इसको ये डिजीज़ हो सकती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट कंफर्म करता है कि ये ही डिजीज़ है, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ठीक है साहिल। अभी किसी का हाथ है तो सेल से बना हुआ है, यहाँ पे कट लग गया। जब यहाँ पे कट लग गया तो क्या हुआ? इतने हिस्से के सेल मर गए, आसपास तो सेल है ना इसके। तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे तुम देखते हो कि जो तुम्हारा वुंड है वो धीरे धीरे उस पर स्किन आने लग जाती है वाइट से कलर की। तो होता क्या है कि आसपास वाले सेल माइटोसिस करने लग जाते हैं और इस जगह को भर देते हैं, राइट। माइटोसिस करते हैं और इस जगह को भर देते हैं, और थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे कि हाथ बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले था, नई स्किन आ गई। सो क्वेश्चन ये है कि ये सेल ने डिवाइड करके सिर्फ उतना हिस्सा कवर किया ना, ऐसा क्यों नहीं है कि इसने एक्स्ट्रा लेयर्स बना दी, इतना बड़ा लंप क्यों नहीं बता दिया? क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी के नॉर्मल सेल है उनके पास एक फीचर है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल सेल के पास है, नॉर्मल सेल हैव दिस। तो ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक सेल है, ऐसे पड़े थे सेल, मैं इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ, मेरे हाथ के स्किन के सेल है, अपने इमेजिन कर लो, और किसी एक्सीडेंट के चलते इसमें से लेट्स से ये सेल गायब हो गई दोनों, तो दोबारा से माइटोसिस होगी आसपास वाले सेल में और ये नए सेल बना लेंगे इस जगह पे। लेकिन जैसे ही नया सेल बना ना, देखो अब ध्यान से देखना इस बात को, इस सेल ने इसे टच कर रखा है, इस सेल ने इसे टच कर रखा है, और नीचे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी, तो सेल ने यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी टच कर रखा है। तो जब सेल एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं ना, उनको सिग्नल मिल जाता है कि देख इतना ही ग्रो करना था, अब आगे माइटोसिस नहीं करनी। इसे हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, कि कांटेक्ट जब एक सेल दूसरे सेल से बनाता है तो उसको पता चल जाता है कि आगे डिवीजन नहीं करनी, तो इनहिबिट हो जाती है डिवीजन। तो हमारे नॉर्मल सेल में फीचर होता है, ये तो नॉर्मल है। तो कैंसर सेल में क्या होता है? बस ये चीज़ एब्सेंट होती है। ये चीज़ कैसे एब्सेंट होती है कैंसर सेल के अंदर? ये कैंसर सेल से लेट्स से जरूरी नहीं है चोट लगे, ये वाला जो सेल है, मैं तुम्हें रेड से बना येलो से बना के दिखा रही हूँ, ये वाला सेल है, येलो वाला सेल है कैंसरस हो गया। कैसे कैंसरस हुआ अभी बताऊंगी, ठीक है। येलो वाला सेल कैंसरस हो गया, तो ये ना इनसे बेशक टच में है, लेकिन ये भूल गया है कि इसको रुकना है डिवाइड होने से, तो कुछ नहीं करेगा, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखोगे कि इसने यहाँ पर और सेल बना लिए, और सेल बना लिए चारों तरफ। तो इसमें हो क्या रहा है? वो कांटेक्ट तो कर रहा है दूसरे सेल से, लेकिन अपनी डिवीजन को रोक नहीं पा रहा है। तो हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड, टर्म सुनना ध्यान से, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी तो यहाँ पे थोड़ी देर में तुमको लंप सा दिख जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, लंप ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर फॉर्म। अभी भी जरूरी नहीं है पूरा कैंसर ही हो गया, हो सकता है हम इसको जल्दी निकाल ले, ठीक भी हो जाए। अगर नहीं निकालते विल कॉज कैंसर। तो कैंसर कुछ नहीं है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन है, पहले ट्यूमर स्टेज आती है और फिर वो कैंसर में चेंज हो जाता है। समझ आई बात? मैम। अच्छा, ओके,
पीछे जा रही हूँ मैं। So, cancer cells, carcinoma. कैंसर सेल्स को ही हम कार्सिनोमास भी कहते हैं। दे ग्रो अनकंट्रोल्ड फैशन, वो ग्रो करते हैं इन अनकंट्रोल्ड फैशन, कोई रोक टोक नहीं है उन पे, ठीक है। उनके जेनेटिक मटेरियल में ऐसी म्यूटेशन हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा उनको रुकना है, वो चाहते हैं रुकना, उनको पता ही नहीं है ना, उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा। अब इसके अनकंट्रोल डिवाइड होने से मुझे क्या दिक्कत है, पहले तो लंप बन जाएगा, राइट। लंप बन गया तो बॉडी के फंक्शन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। दूसरा, इतने सारे सेल बन गए तो इनको न्यूट्रिशन लेने के लिए ब्लड वेसल्स भी तो बनाएंगे ना अपने आसपास। तो ये क्या करते हैं ना कि ये जो सेल्स, पहले सब सेल को ब्लड वेसल्स मिल रही थी ना, अब ये ना सबके सेल की ब्लड वेसल्स अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं कि सारा ब्लड इनकी तरफ आए, सारा खाना इनको मिले। इस वजह से बाकी के सेल्स को तकलीफ होती है, इसलिए कैंसर में दर्द होता है, क्योंकि बाकी सेल्स को खाना नहीं मिल पाता, सारा खाना कैंसर के सेल खा जाते हैं, ठीक है। सो टेक नरिशमेंट ऑफ नियर बाय सेल्स, कौन से कैंसर सेल नियर बाय सेल से नरिशमेंट ले लेते हैं, छीन लेते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट इनिबिशन डज नॉट वर्क इन द केस ऑफ कैंसर। ओके, इतनी बात क्लियर? यो मैम। ओके, सेल ऐसा नहीं है मोल, कभी कभार थोड़ा बहुत, अगर जैसे ना कैंसर सेल बिल्कुल स्टॉप नहीं होते हैं, कभी कभार थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोथ किसी सेल में हो सकती है और फिर वो स्टॉप हो जाए तो हम उसको कैंसर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो प्रॉपरली ट्यूमर में चेंज हो रहा है, वो अभी भी सेल डिवाइड होने से नहीं रुक रहा, तब वो कैंसर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मोल डजन नॉट ऑलवेज रिकमेंड कि ये कैंसर है, लेकिन हाँ मोल को चेक करा लेना चाहिए। अगर वो मोल ट्यूमर में चेंज हो रहा है तो वो कैंसर है। मोल है छोटा सा लंप किसी बॉडी पार्ट पे तुमको दिखता है, राइट, वो उतना से ही ग्रो करता है, दोबारा आगे सेल डिवीजन नहीं होती, वो मोल है, उससे कुछ नहीं होगा। अगर उसमें अभी भी सेल डिवीजन चलती जा रही है और धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, देन इट कैन बी ट्यूमर। और अगर हमने उस ट्यूमर को ठीक नहीं करा, देन इट कैन लीड टू कैंसर। कैंसर एकदम लास्ट स्टेज है, जब सेल ने बिल्कुल ही मतलब रुकना बंद कर दिया अपनी सेल डिवीजन से। समझ आई? ये मैम। चलो, अब टीलोमेरेज एक्टिविटी। टीलोमेरेज का कॉन्सेप्ट तुमको नहीं पता ना? नहीं पता ना? नो मैम। जब भी सेल डिवाइड होता है ना, अच्छा मैं तुम्हें बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए बड़े आराम से एक बात सुनना ध्यान से, ठीक है, यहीं खत्म करेंगे इसे। जब भी सेल डिवाइड होता है तो क्या होता है, स्लोली स्लोली डीएनए का साइज इनिशियली डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। हम कहते हैं ना एक लाइफ होती है हर एक सेल की, वो कुछ टाइम भी डिवाइड हो सकता है, उसके बाद उसकी डेथ है, फिर उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता, तभी एक टाइम के बाद हर इंडिविजुअल मरता है। सोचो अगर बॉडी हर टाइम चल सकती तो हम में से किसी की कभी डेथ ही क्यों होती लाइफ में, है ना। लेकिन होती है क्यों? क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए का साइज धीरे धीरे डिक्रीज होता है। कैसे? हमारे DNA का स्ट्रैंड है, लास्ट में कुछ सीक्वेंस होती है, इन्हें हम कहते हैं टीलोमेरेज। कोई कोट नहीं कर रही है हमारी बॉडी में कुछ भी, लेकिन ये पड़ी होती है। धीरे धीरे जैसे सेल डिवाइड करता है ना उम्र के साथ, ये टीलोमेरेज की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस ही है ये एटीजीसी ऐसे वाले, तो ये धीरे धीरे देखो कम होती जा रही है, हर सेल साइकिल के साथ ये कम होती दिखाई देगी तुमको। ये है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के केस में ये धीरे धीरे कम होती है, और ऐसे ही एक सेल की लाइफ होती है, उसके बाद वो सेल मर जाता है, अनकंट्रोली डिवाइड नहीं कर सकता, राइट। इसलिए ट्यूमर बनने के बाद भी सेल मर सकते हैं, क्योंकि टीलोमेरेज कम होता है, बिना टीलोमेरेज के बात नहीं बनेगी। लेकिन कैंसर सेल के केस में क्या है ना, कैंसर सेल्स होते हैं इमॉर्टल, तो इमॉर्टल जो मर नहीं सकते उन्हें कहते हैं, और ये कैंसर में होता है। क्यों? क्योंकि उनके सेल में वो जितनी मर्जी बार डिवाइड करे, 1 2 3 1000 बार डिवाइड करे, उनके टीलोमेयर की लेंथ सेम रहती है, तो टीलोमेयर रिड्यूस ही नहीं होता। ये फीचर है उनके पास, कमाल का फीचर। इसकी वजह से ये सेल इमॉर्टल्स होते हैं। सो द कैंसर सेल बिकम इमॉर्टल एट द साइज ऑफ द टीलोमेरेज डज नॉट शॉर्टन। इसको याद कर लेना अगर तुम नहीं समझ पाए अभी भी, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफ में बोला है और इसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे लेवल पे आएगा नहीं। इज इट क्लियर? Yeah, मैम। यो मैम। ठीक है, चलो आ जाओ। ट्यूमर्स, अब ट्यूमर पे क्वेश्चन आएगा भाई, आएगा, ये तो मतलब फेवरेट सा इनका। कैंसर से क्वेश्चन निकालते हैं ना तो ये इसी पे लाते हैं। ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट। खतरनाक कौन सा है? मैलिग्नेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट फैल जाता है इसलिए। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं ना, अगर तुमने सुना हो कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, फिर ब्रेस्ट की सर्जरी होकर ब्रेस्ट रिमूव कर दी, उसके बाद वो इंसान अच्छे से रह रहा है, उनको कोई भी लाइफ में कैंसर नहीं हुआ। वो वाला कौन सा कैंसर उनके अंदर आ रहा था? वो बेनाइन ट्यूमर था जो कैंसरस था। बेनाइन ट्यूमर कैंसरस था, मतलब कि वो ट्यूमर कैंसर में चेंज हो सकता था, इसलिए उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया बॉडी से। सो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट ग्रो एट वन लोकेशन ऑफ द बॉडी एंड बिकम कैंसर। कैंसर नहीं, क्या लिख देती हूँ मैं, कैंसर।
तो ग्रुप ऑफ सेल अनकंट्रोलली डिवाइड कर रहे थे, लेकिन एक पार्ट ऑफ द बॉडी में ही कर रहे थे। तो ये है याद रखने वाली, एट वन लोकेशन ऑफ द बॉडी, कुछ भी हो सकता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो वो है बेनाइन ट्यूमर, एक पार्ट ऑफ द बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल अनकंट्रोलली डिवाइड करते रहे, उन्होंने वहां पर ट्यूमर बना दिया, सिर्फ एक पार्ट में और कहीं नहीं गई, वो होता है बेनाइन ट्यूमर। ये वाला कैंसर बेहतर है, क्यों? क्योंकि आप उस ऑर्गन को ट्रीट कर देते हो तो उसके बाद बॉडी में कहीं कैंसर नहीं होता, बच गए। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर, सबसे बड़ी दिक्कत मैलिग्नेंट ट्यूमर की हमारे साथ। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? जो स्प्रेड होता है, इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट ग्रो एट वन साइड। जैसे देखो, लेट्स से ये ब्रेस्ट थी और यहाँ पे जो कैंसर का सेल हुआ यहाँ ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है, ओके। तो लंप फीमेल को फील होने भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो एट वन साइड पे सेल्स ने डिवाइड किया, बट सम सेल्स डिटैच फ्रॉम द ट्यूमर एंड ट्रेवल बाय ब्लड टू द अदर साइड। अब इन सेल्स के पास ब्लड सप्लाई भी तो होगी ना, तो इन ब्लड सप्लाई के थ्रू कुछ सेल्स, कैंसरस सेल, इन ब्लड वेसल्स में घुस जाते हैं और पूरी बॉडी में घूमने लग जाते हैं। सिर पे भी जा रहे हैं, पैरों में भी जा रहे हैं, हाथों में भी जा रहे हैं, लीवर के पास भी जा रहे हैं। अब देखो, जब ये ब्लड में घूम रहे हैं ना, जब भी इनको कोई ऐसी जगह मिलती है जहां ये सेटल हो जाए, जब भी इनको रैंडमली ऐसी जगह मिल गई सेटल हो जाए, ये कैंसरस सेल वहीं सेटल हो जाएंगे और फिर वहां जाकर दोबारा से अपनी ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो अगर ये कैंसर सेल जो ब्रेस्ट में हुआ था, अगर इसको ब्रेन में जाकर जगह मिल गई और ये ब्रेन में सेटल हो गया, इसको लगा खाना बढ़िया है, जगह बढ़िया है, ये वहां सेटल हो गई, ये वहां पर क्या कर देगा? कैंसर। कैसे कैंसर करेगा? अनकंट्रोलली भी डिवाइड करेगा। सो बेसिकली जो ब्रेस्ट के टिश्यू थे वो ब्रेन में ग्रो करने लग जाएंगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना, ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा? तो ये वो वाला कैंसर है जो पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये जो फैलने की प्रॉपर्टी है ना, कि कुछ कैंसर सेल बाहर निकल के बॉडी के दूसरे पार्ट में चले गए, इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब कैंसर के सेल ट्रेवल कर रहे हैं ब्लड के थ्रू तुम्हारी किसी की पूरी बॉडी में, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ये सबसे खतरनाक कैंसर है, क्योंकि अब डॉक्टर ने ट्रीट कर दिया ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन डॉक्टर को थोड़ी पता है यार सेल निकल के चले गए, कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता इस चीज को। तो 4-5 साल के बाद पता चल रहा है कि ब्रेन कैंसर हो गया, उसके कुछ सालों बाद पता चल रहा है कि लिवर कैंसर हो गया। तो जिसको रियल कैंसर होता है ना, दूसरे बॉडी में ट्यूमर होता है, कि मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब मैलिग्नेंट कैंसर होगा, इसलिए वो फैलता चला जा रहा है। बेनाइन वाला ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि हम उसको सर्जरी या ट्रीटमेंट देके ठीक कर सकते हैं। समझ आई बात? मैम। अब देखो, ट्यूमर सेल के लिए एक और फैंसी नाम है नियोप्लास्टिक सेल्स। दे ट्रेवल टू फ्रॉम वन साइड टू अनदर इज नोन एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस पे क्वेश्चन आएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर पे क्वेश्चन बनता है, बेनाइन ट्यूमर पे क्वेश्चन बनता है। इस स्लाइड से 3 क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर के। गॉट इट? बहुत बढ़िया। अब देखो, टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर का बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं तुमको 3 मेजर टाइप बता रही हूँ जिससे पूछा जा सकता है। इनकी डेफिनेशन, कार्सिनोमास एक कॉमन टर्म है, जब भी एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है उसे कार्सिनोमा कहते हैं, और दुनिया में 85% ग्लोबली कार्सिनोमास होते हैं, ठीक है। सार्कोमा वर्ड है जब मीजोडर्मस सेल के अंदर कैंसर हो, ठीक है। सो मीजोडर्मस सेल से, मीजोडर्म जो जर्म लेयर अगर तुमको याद है, ये 3 जर्म लेयर होती है, पता है ना? एक्टोडर्म, यस फिर एंडोडर्म, फिर होता है मीजोडर्म। तो जो जो चीजें मीजोडर्म से अराइज हुई है, अगर उसमें कैंसर है तो हम उसको कहते हैं सार्कोमा। जैसे कि तुम्हारी बोन्स, मीजोडर्म तो बोन का कैंसर है, तो हम कहेंगे उसको सार्कोमा है, जर्नल टर्म है ये, ठीक है। ब्लड भी मीजोडर्म से अराइज होता है, तो हम उसको सार्कोमा नहीं कहते। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो ब्लड कैंसर है, इज इट नोन एज सार्कोमा? नो, ब्लड कैंसर इज नोन एज ल्यूकीमिया, क्योंकि ब्लड कैंसर इतने टाइप का होता है कि उसके लिए अलग कैटेगरी बना दी है। तो ब्लड कैंसर को सार्कोमास नहीं कहते, ल्यूकीमिया कहते हैं। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। आइए फिर आगे। अब होता क्या है, एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर उसका ये रहा डीएनए, बढ़िया था सब कुछ हुआ जिसकी वजह से अब वो बन गया ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का मतलब है कैंसर सेल। तो अब इस सेल के जेनेटिक मटेरियल में कोई म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से अब ये कैंसरस हो गया, ठीक है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये क्यों कन्वर्ट हो सकती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेंस। देखो, हर किसी की बॉडी में बहुत सारे प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, हम सबकी बॉडी में भी है इस टाइम, लेकिन वो कैंसरस सेल में चेंज हो जाएंगे, डिपेंड करता है अगर हम कार्सिनोजन के एक्सपोजर में आते हैं या नहीं। तो ये बड़ा रैंडम प्रोसेस है, लेकिन कैंसर किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? वो चीज़ें जो कैंसर कराती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। हमें नहीं पता कितनी है दुनिया में, बहुत सारी हो सकती है, ये बस एक लिमिटेड रिसर्च है, लेकिन किस भी मतलब काफ़ी सारे कैंसर है जिसका रीज़न हमें पता ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेंस, फॉर एग्जांपल फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल और बायोलॉजिकल। इतना समझ में आया अभी क्या बताया मैंने?
बहुत बढ़िया। आइए फिर, तो देखो इसका छोटा सा चार्ट है। फिजिकल कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं, जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा हो। एक आध एक्सरे कराने से नहीं होता, पर कोई बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आता है जो मे बी उस रूम में काम करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता, दे आर प्रोन टू कैंसर। गामा रेज के कांटेक्ट में आ जाओ, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के, यूवी रेज के ज़्यादा कांटेक्ट में आओ, जो धूप होती है 10 बजे के बाद और शाम होने से पहले वाली धूप, वो खतरनाक होती है, राइट। कुछ जगहों पे जहाँ पे ओजोन बहुत डिप्लीट हो गया वो ज़्यादा खतरनाक है। यूवीबी रेडिएशन वो करती है ना स्किन कैंसर। केमिकल जैसे टोबैको, जो टोबैको चू करते हैं या सिगरेट में लेते हैं, वो माउथ कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। बायोलॉजिकल वायरसेस होते हैं जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ये एक एग्जाम्पल है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से कॉन्टैक्ट हो जाए तो इट कैन कॉज कैंसर, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब देखो डायग्नोसिस कैसे करोगे, आप कैसे पता चलेगा किसी इंसान को कैंसर है। डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डायग्नोसिस हो तो थोड़ा इलाज किया जा सकता है, लेट डायग्नोसिस हो, स्टेज 3-4 पे हो रही है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे बढ़िया जो होती है, जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है अपनी लाइफ में, वो है बायोप्सीज। बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी का मतलब है कि टिश्यू का सैंपल ले लिया, किसी डॉक्टर को लग रहा है भाई उनके ब्रेस्ट में कैंसर है, तो ब्रेस्ट से उन्होंने टिश्यू का सैंपल निकाल लिया सर्जिकली रिमूव करके, फिर उसको लैब में दे दिया और लैब में उसको अंडर माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। अंडर माइक्रोस्कोप जब उसको स्टडी किया जाएगा तो उस प्रोसेस को स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप, इसको हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। टिश्यू मीन्स हिस्टो, पैथोलॉजिकल स्टडी मतलब लैब में। तो जब लैब में उस टिश्यू की स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा उनको कि ये कैंसरस सेल है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये डिफरेंट है, ओके, उनको पता चल जाता है, राइट। रेडियोग्राफी कर सकते हैं, एक्सरे की मदद से 2D इमेज मिल जाती है। सीटी इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसकी वजह से 3D इमेज आपको मिलती है, तो आपको पता चल जाता है कि बॉडी में यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। MRI इज मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेंस, सबसे सेफेस्ट मेथड है टू डायग्नोस कैंसर, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, ठीक है। मैमोग्राफी होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशली, क्योंकि ये टर्म यूज होती है इसलिए मैंने बताया, ये बेसिकली एक तरह का एक्सरे ही होता है, ओके। मैंने इनकी फुल फॉर्म क्यों लिखी है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और आई थिंक कुछ प्रोसेस जैसे MRI वगैरह तो तुम केमिस्ट्री में करोगे भी, इतना क्लियर हो कि थक गए? है अभी मैम। ठीक। ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, सबसे पहले सर्जरी। मैलिग्नेंट में बहुत सक्सेसफुल है, सॉरी बेनिंग में बहुत सक्सेसफुल है, मैलिग्नेंट में खास फायदा नहीं है। कीमोथेरेपी मतलब जो मेडिसिन होती है ना, उसको एज ए लिक्विड बॉडी में सीधा वेन्स में देते हैं। एक पिकलाइन डलती है, पिकलाइन क्या होती है, बहुत सारी, इसे ऐसा समझो कि सीधा वेन्स के साथ कनेक्शन होता है और उनके थ्रू मेडिसिन को एक साथ दे दिया जाता है, इसे कीमोथेरेपी कहते हैं। कैरे केमिकल बॉडी में डाल दिए जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो कैंसर सेल को तो मारते हैं पर हेल्दी सेल्स को भी मार देते हैं, जैसे कि जो वो किसको मारते हैं, रैपिडली ग्रोइंग सेल। तो तुम्हारे हेयर फॉलिकल जो हेयर बनाते हैं वो भी रैपिडली ग्रोइंग सेल है ना, इसलिए जो केमिकल हम देते हैं कीमोथेरेपी पे वो कैंसर सेल को तो मार रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हेयर फॉलिकल वाले सेल को मार देते हैं। इसलिए जिनको कैंसर होता है उनके बाल झड़ जाते हैं कीमोथेरेपी के बाद स्पेशली, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। रेडिएशन थेरेपी होती है कि स्पेसिफिकली जो लोकेशन है वहाँ पे गामा रेज डाल दो, तो रेडिएशन थेरेपी उसको कहते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है कि एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे डाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली आसपास वाले ज़्यादा सेल को इफेक्ट ना हो। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है कि अल्फा इंटरफेरोन केमिकल है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा इंटरफेरोन्स हम देते हैं उस पेशेंट को जिसे कैंसर है। अल्फा इंटरफेरोन बॉडी में कुछ ऐसे काम करता है कि पेशेंट की इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग कर देता है, ताकि उसके बाद जो कैंसर सेल्स है उनसे वो खुद भी लड़ पाए, ठीक है। समझ आई बात? मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास ड्रग्स, यहाँ तक सबको क्लियर? मैम ट्यूमर और कैंसर सेम चीज होती है? ट्यूमर ग्रुप ऑफ सेल्स जो रैपिडली लाइक अ लंप, और अगर ट्यूमर के जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये कंटिन्यू करते रहे टू डिवाइड, रुक ही नहीं रहे हैं, तो ये एक कंडीशन को जन्म देंगे जिसको हम कहेंगे कैंसर। तो ट्यूमर होने के बाद कैंसर होता है, एक्सेप्ट ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के केस में आपको ट्यूमर नहीं दिखता। ब्लड कैंसर के केस में ब्लड के सेल है, जैसे आरबीसी का कैंसर है तो आरबीसी का नंबर बहुत इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन ट्यूमर क्या होती है, इनिशियल फेज होता है। ट्यूमर कैन लीड टू कैंसर, पर वो दो डिफरेंट चीजें। कैंसर इज ए कंडीशन, वाइल ट्यूमर इज ग्रुप ऑफ सेल जो तुम देख सकते हो। समझ आई बात? यस मैम। ठीक तो है, मैम ओके। हाँ बोल 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 दोबारा बोल। ट्यूमर को ट्रीट कैसे करते हैं? ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं,
क्योंकि हार्ट स्ट्रक्चर है ना, उसको सर्जरी के लिए मोस्टली रिमूव किया जाता है। अगर बहुत छोटा ट्यूमर है और ट्यूमर है ऐसी लोकेशन पे सर्जरी नहीं हो पाती है, फिर केमिकली करेंगे। ब्रेन में ट्यूमर दिख रहा है, उसको तुम सर्जरी, थोड़ी स्कल खोलना बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, ड्रिल करना पड़ता है, वो बहुत रिस्की ऑपरेशन होता है। तो कीमोथेरेपी से ट्राई करते हैं कि केमिकल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग में जाके ट्यूमर को डिजॉल्व कर दे। ओके Okay. मैम, यस मैम। ओके, अब आते हैं ड्रग्स पे। ठीक है, देखो बहुत तरीके के ड्रग्स है दुनिया में। ड्रग्स और मेडिसिन सेम ही टर्म है। ठीक है, कोई केमिकल बॉडी पे लेना ताकि बॉडी को उससे फायदा हो, उसको मेडिसिन कहते हैं और उन्हीं को साइंस में ड्रग्स भी कहते हैं। लेकिन जब हम किसी केमिकल को बॉडी को फायदा देने के लिए नहीं पर अपने और पर्पस के प्लेजर के लिए यूज करने लग जाए, तब हम कहते हैं ड्रग अब्यूज हुआ है। तो अब्यूज का मतलब है कि हम अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं, बस किसी प्लेजर के लिए या और किसी मोटिव के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हम ड्रग अब्यूज कहते हैं। कॉमन ड्रग्स जो तुमको पढ़ने हैं वो है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलाइड। ठीक है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलाइड। कोका तो तुम्हें कोका कोला से याद रह जाएगा। ठीक है, चलो बताऊं इसके बारे में। यो मैम। बहुत बढ़िया। तो पॉपी प्लांट जो होता है, देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन स्पेसिफिक है ये। ठीक है, जो पॉपी प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम है पेपिवर सोमनिफेरस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पॉपी प्लांट का ना क्या होता है, इससे हमें मिलते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स होते क्या है, तो साइंटिफिक टर्म पढ़ लिया हमने ड्रग की, लेकिन होते क्या है, दे आर ग्रुप ऑफ केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट। तो जो पॉपी प्लांट होते हैं ना, इससे बहुत तरीके के केमिकल्स मिलते हैं, उनमें से उन केमिकल के ग्रुप को हम एक साथ कहते हैं कि ओपियोइड्स है। ठीक है, लेकिन मिलते कहाँ से है, तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि पॉपी प्लांट का पॉड होता है। तो तुम गूगल करके देखना, पॉपी प्लांट के तुम्हें ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के पोड दिखेंगे ऐसे छोटे छोटे। तो ये छोटे छोटे जो पोड्स होते हैं ना, इस पे कट लगा देते हैं, तो इनके अंदर से मिल्क जैसा सा निकलता है। इस मिल्क को लेटेक्स भी कहते हैं और इसी को ओपियम भी कहते हैं। ठीक है, ओपियम वैसे कैसे कलर का होगा, व्हाइट कलर का निकलेगा, व्हाइट कलर का मिल्क है। अब इसको डायरेक्टली तो वैसे यूज नहीं करते, कुछ लोग खर भी लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग है वो, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, उसको रिफाइंड बना देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का प्रोसेस आएगा नहीं तुम्हें, तो हमने डिटेल में नहीं जाना। तो याद क्या करना है, ओपियम निकला कहाँ से, ओपियोइड ग्रुप ऑफ केमिकल है। तो ये रहे मेरे ग्रुप ऑफ केमिकल, उसमें से एक केमिकल है मेरा ओपियम। ओपियम निकला मुझे पॉट से। अब ओपियम को रिफाइन किया तो क्या चीज बनी, मॉर्फिन। ओपियम को रिफाइन करके एक और ड्रग बनता है जो मॉर्फिन होता है। ओपियम एक ड्रग है, मॉर्फिन दूसरा ड्रग है। मॉर्फिन कैसा होता है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सोल्जर्स थे उनको बहुत मॉर्फिन दिया गया था, क्योंकि बहुत दर्द में होते थे ना वो, तो उनको मॉर्फिन देके शांत किया जाता। ज़्यादा दर्द से इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हमें पॉपी प्लांट से एक तो ओपियम मिला, फिर हमें मॉर्फिन मिला, फिर मॉर्फिन की एसिटाइलेशन कर दी। एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, CH3CO ग्रुप को ऐड कर दिया। हमें प्रोसेस के डिटेल में नहीं डालना, मैक्सिमम वो तुमसे ये पूछ लेंगे एसिटाइलेशन करने से क्या बना। तो जब मॉर्फिन की एसिटाइलेशन कर दिया तो हमें मिला हीरोइन, और हीरोइन को हम बोलते हैं स्मैक। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि कोई हीरोइन है जिसको एक तरह से ऐसे मार दिया गर्दन पे, स्मैक डाउन कर दिया, पता है ना लड़ाई में करते हैं, अगर तुमने WWE वगैरह देखी है। तो हीरोइन को स्मैक कर दिया। तो हीरोइन और स्मैक एक ही वर्ड है। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप ऑफ ड्रग मिला। तो एक ही प्लांट है पेपिवर सोमनिफेरस। ठीक है, उसके पॉट को अगर मैंने काटा, उसमें से व्हाइट कलर का दूध निकला, उसको ओपियम बोला, एक ड्रग। उसी का क्या कर लिया मैंने, रिफाइन कर दिया, दूसरा ड्रग मिला मॉर्फिन। उसी को मैंने एसिड और प्रोसेस करा, एसिटाइलेशन, तीसरा ड्रग मिला हीरोइन, उसी को हम स्मैक भी बोलते हैं। तो 3 ड्रग मिल गए तुमको पॉपी प्लांट से। इज इट क्लियर? यो मैम। यो मैम। बहुत बढ़िया, नोट बना लेना इसके। ये एनसीईआरटी में इतना दिमाग खराब मुझे नफरत है एनसीईआरटी वाले इस पार्ट से। हीरोइन और स्मैक के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो ये बिटर होता है, कड़वा, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल की तरह दिखेगा, सुंदर, व्हाइट और सॉलिड। क्रिस्टलाइन है तो सॉलिड ही होगा ना। इट इज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेस करता है, मतलब बॉडी को हल्का कर देगा। इस इंसान को सब चीजें हल्की लगेगी, सोचना समझना डिसीजन सब कुछ लूज हो जाएगा। लेते कैसे है, स्नॉट कर लेते हैं या इंजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, स्निफ कर लेना नोज से या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में लेना। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऐसे क्रश करके पाउडर फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आंसर मैंने खुद दे दिया। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक मतलब खाने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबको स्टोर कर देंगे ये।
क्योंकि इनके रिसेप्टर यहाँ पर होते हैं इसलिए, ठीक है। फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज ए डिप्रेसेंट, स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, ये इनका काम है। तो डिप्रेसेंट कौन सा है इसमें से, वो तुम्हें ऑप्शन में दे सकते हैं, हीरोइन है, स्मैक है और ड्रग के साथ, तो याद रखना। क्लियर क्लियर। यो मैम। आओ भाई जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। कैनाबिनॉइड, ठीक है, पीछे आओ। ओपियोइड्स डन, इसके अंदर ही हमने पढ़ी है ओपियम, इसी के अंदर हमने कौन सा दूसरा ड्रग पढ़ा, सोल्जर्स ने यूज किया था, मॉर्फिन। और तीसरा कौन सा ड्रग पढ़ा जिसमें किसी को मारा गया था, हीरोइन को स्मैक डाउन कर दिया। ओके गुड, वेरी गुड। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, इनका सोर्स क्या है, कैनिबस सैटिवा। इनके प्लांट के मैंने जितना स्लाइड में लिखा है ना यार, इससे सब पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने उतना ही लिखा है, ज़्यादा मैंने लिखा भी नहीं है। किसी भी हेल्प बुक से पढ़ोगे इस पर बहुत नॉलेज है, तुम्हें अलग से बताएंगे हशीश किससे बनता है, गांजा किससे बनता है, लेकिन एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, तो तुम्हें क्यों एक्स्ट्रा याद रखना है, अनटिल अनलेस तुमको इंटरेस्ट है जानने में। अगर इंटरेस्ट है जानने में तो कॉलेज में पढ़ लेना, या मत पढ़ना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा उससे। तो सोर्स क्या है इसका, कैनिबस सैटिवा प्लांट, ठीक है। इसका सोर्स कैसे होता है, अब कैनिबस सैटिवन का कौन सा पार्ट है, कैनिबस सैटिवन के डायरेक्ट लीव्स ले लेते हैं, उनको ड्राई कर लेते हैं, फिर उनको कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत सारे तरीके से करते हैं। मैं तुम्हें नशे करने थोड़ी सिखाऊंगी, जितना एनसीईआरटी में उतना ही बताऊंगी बस। उसके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ले लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको ड्राई करके स्मोक में डाल के पी लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके रेजिन्स होते हैं, छोटे छोटे रेजिन्स होते हैं, उससे चरस निकलती है। चरस को कैसे लगता है, इट इज ए मोस्ट पोटेंट। अगर पूछे कैनेबिनॉइड में, कैनिबस सैटिवा में सबसे ज्यादा मोस्ट पोटेंट ड्रग कौन सा निकलता है, वो है चरस। इसके लिए तुम बहुत एग्जांपल पढ़ोगे, इसमें गांजा बनता है, चरस बनता है, हशीश बनता है, याद रखना चरस थी जो सबसे ज्यादा पोटेंट है कैनेबिनॉइड के केस में। गॉट इट। यो मैम। तो मैम साइट ऑफ एक्शन, रिसेप्टर इन ब्रेन ओनली, ये रहा तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन। ओके तरुण, तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये सिर्फ ब्रेन पे इफेक्ट करता है। मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं बोला, खबरदार किसी ने स्पाइनल कॉर्ड लिखा तो, सिर्फ ब्रेन ओनली लिखा है मैंने वहाँ पे, सॉलिड वर्ड है ये, भूलना नहीं है, पिटोगे। अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो तुम्हारे ब्रेन में इफेक्ट करता है और काम खराब करता है तुम्हारे दिल का। ऐसे होता है ना, जब ब्रेन दिमाग खराब हुआ तो दिल भी गया, दिल खराब हुआ तो दिमाग भी गया, बड़े कोऑर्डिनेटेड से है। तो याद रखना कैनाबिनॉइड क्या करता है, दिल और दिमाग दोनों उड़ा देता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को खराब कर देते हैं, कैसे, इंक्रीज कर देते हैं ब्लड प्रेशर, और कॉज करते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब वो चीजें दिखना जो तुम्हारे सामने है ही नहीं, एक का दो दिखना, मतलब कि मैं तुमको 3-4 दिखाई दे रही हूँ, ठीक है, तो ठीक नहीं है, अपने पेरेंट्स से बात कराओ। या फिर तुम बैठे हो और तुमको ट्रेन आती दिखाई दे रही है, लेकिन बेटा तुम अपने घर में बैठे हो, ट्रेन नहीं है आसपास, हेलुसिनेशन। चीजें जो नहीं है वो दिखना, और जो चीजें हैं वो भी डबल दिखना, वो भी तो नहीं है ना, समझ रहे हो हेलुसिनेशन। यस हाँ ये बहुत खतरनाक होती है। मोड ऑफ इनटेक, इनहेल भी कर लेते हैं इसको, इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, खा भी लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। डन डन। यो मैम। जो पॉइंट यहाँ लिखवाए हैं वो आने चाहिए, इसेंशियल है वो। ओके, कोका एल्कोलाइड, जो स्टार्टिंग में कोका कोला बनी थी उसमें होते थे थोड़ा अमाउंट ऑफ कोकेन, ठीक है, फिर धीरे धीरे हटा दिया गया कि पता चला ओहो ने कोक पिया वो दीवाना हो गया उसको, क्यों, उसमें नशे थे ना, तो दिल करा दोबारा पीने का। बाद में पता चला ये तो धोखा हो रहा है, फिर उसके फॉर्मूला को मॉडिफाई किया गया। लेकिन कोका कोला का नाम कोका क्यों है, क्योंकि वो कोका एल्कोलाइड था। ये कहाँ से मिलता है हमें, एरिथ्रोजाइलम कोका, तो ये तो नाम नहीं भूलना चाहिए, एरिथ्रोजाइलम कोका। कोका से तो याद कर सकते हो ना, कोका कोका है, मैंने कोका नहीं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट। किससे क्या ऑब्टेन होता है हमें, प्रोडक्ट है यार, ये क्या लिखती हूँ मैं भी, प्रोडक्ट क्या मिला हमें, कोक, कोक को ही बोलते हैं क्रैक, और उसी को बोलते हैं कोकेन, ठीक है। क्रैक बोला, स्मैक नहीं बोला, स्मैक पीछे पड़ा था, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सीसी वाले वर्ड यहाँ पर सारे आगे। क्या काम करता है, अब इसका काम सुन लो, इट एक्ट एज ए स्टिमुलेंट। कभी पेप्सी कोका कोला पी के किसी को नींद थोड़ी आती थी, एनर्जी आती थी उस टाइम पे, अब नहीं ऐसे, ठीक है, इतना अमाउंट नहीं होता अब उसमें। तो इट एक्ट एज ए स्टिमुलेंट, मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस करता है। तो कोई कोकेन लेता है तो उसको बहुत खुशी होती है, अननेसेसरीली कोई बहुत खुश है दुनिया में बहुत ही ज़्यादा, इस मतलब हो सकता है सच में खुश हो, लेकिन अगर उसने ड्रग किया तो उसने कोकेन लिया, ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस कॉज करता है, इसे हम कहते हैं यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फीलिंग। कौन है ये, सेंस ऑफ यूफोरिया, यस सेंस ऑफ यूफोरिया। ओके सो तो होता क्या है, इतनी ज़्यादा भयानक वाली खुशी क्यों हो रही है इसको, क्योंकि नॉर्मल इंसान के अंदर क्या है और कोकेन लेने वाले इंसान के अंदर क्या हुआ है। नॉर्मल इंसान के अंदर कुछ अच्छा हुआ तो न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं डोपामाइन, इट्स अ हार्मोन, है ना,
न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन होता है। तो डोपामाइन जब रिलीज होता है ना तो हमारे बॉडी के सेल्स को सिग्नल देता है भाई खुश हो जाओ। तो जब भी तुमको खुशी होती है ना, ऐसे नहीं होती तुमको, तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, फिर तुमको हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। फिर ये डोपामाइन क्या करता है, जिस सेल से वो रिलीज हुआ है, लेट्स से इस सेल से वो रिलीज हुआ है, ये रहा न्यूरॉन है ना, उसके एक्सॉन टर्मिनल से इनसे रिलीज हुआ है, फिर ये डोपामाइन वापस चला जाता है, कहता है हाँ हाँ बस खुशी कर दी मैंने, वापस जाता हूँ। एक्सट्रीम कितनी देर तक खुश रहोगे ना यार, बॉडी की फंक्शनिंग थोड़ी डिस्टर्ब करोगे, फिर वो वापस चला जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, एक टाइम तक ही खुश रह सकते हो, फिर नॉर्मल हो जाती है जिंदगी। कोकेन वाले में क्या होता है, कोकेन बाइंड टू डोपामाइन ट्रांसपोर्टर। तो ये जो डोपामाइन को वापस लेके जाने वाले सेल्स थे ना, ट्रांसपोर्टर मतलब गेट होते हैं, दरवाजे। डोपाम कोकेन क्या करता है बावला, इनके पास जाके बैठ जाता है, कहता ना मैं तो नहीं जाने दूंगा, दरवाजे बंद कर देता है। तो डोपामाइन वापस जा ही नहीं पाता, डोपामाइन सेल्स के पास ही पड़ा रहता है बाहर। तो तुम्हें ज्यादा देर तक खुशी फील होगी, ठीक है, ज्यादा देर तक खुशी फील होगी जब तक कोकेन का इफेक्ट है। कोकेन का इफेक्ट खत्म होगा तो ये येलो वाले जो मैंने बना दिए कोकेन मॉलिक्यूल हट जाएंगे और फिर डोपामाइन वापस चला जाएगा। लेकिन इस इंसान को अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खुशी मिल चुकी है कोकेन लेने के बाद, तो अब इसको नॉर्मल चीजों में खुशी नहीं मिलेगी। तो जैसे तुम नॉर्मली हैप्पी होते हो, आज मेरा सिलेबस पूरा हो गया, मैं सुकून से सोऊंगा, अच्छा मैंने ये पिक्चर देख ली, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें ये खुशी मिल रही है। लेकिन जिसने कोकेन वाली खुशी देख लिया उसको इन चीजों से खुशी नहीं मिलती है, उसके न्यूरॉन को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो वो फिर से कोकेन लेते हैं ताकि वो ज्यादा खुशी फील कर सके। तो इसे हम कहते हैं एडिक्शन, धीरे धीरे एडिक्शन हो जाना, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ कोकेन एंड कोकेन इज रिलेटेड टू डोपामिन। तो कोकेन में तुम्हें मैंने डोपामिन बताया है, कैसे याद रखोगे, A B C D एक साथ आते हैं ना, तो कोकेन और डोपामिन एक साथ है, ये पूछ सकते हैं तुमसे, क्लियर। यो मैम। यो मैम। कैसे लेते हैं, इनहेल कर लो, नाक से लेना, इंजेक्शन लगा लो या खा जाओ। एक्सेस डोज कैन लीड टू हेलुसिनेशन, बहुत ज्यादा एक्सेस कोई लेता फिर उसको गलत गलत चीजें दिखने लग जाती है कि भाई मैं हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन बैठा मैं धरती पर, लेकिन मैं तो उड़ रहा हूँ। ये जो उड़ रहे हैं ना वो खेल लेके उड़ रहे हैं। देन यो मैम। तो अब ये हेलुसिनोजेंस, ये जो लोगों को उड़ा देते हैं, ट्रेन दिखा देते हैं, दो दो चीजें दिखा रहे हैं, उनको हम कहते हैं हेलुसिजेंस। और ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो हेलुसिनेशन करते हैं, सब नहीं करते हैं ना, कुछ कुछ करते हैं। तो एक धतूरा होता है, धतूरा इज बेसिकली, धतूरा किस प्लांट से मिलता है, धतूरा स्टेमेनियम, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके जो सीड्स होते हैं उससे धतूरा निकलता है, उसको कंज्यूम करने से भी हेलुसिनेशन होती है। दूसरा है एट्रोपा बेलोडोना, इससे एक केमिकल निकलता है एट्रोपिन केमिकल, जो क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट कर देता है, ठीक है, प्यूपिल को डायलेट कर देता है बिल्कुल। तो इसमें भी आपको क्या दिखता है कि इंसान को हेलुसिनेशन फील होती है। तीसरा है एलसीडी, एलसीडी पे नीट का क्वेश्चन आ चुका है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलअमाइड, ये बहुत पोटेंट है, इन सब में सबसे पोटेंट यही है। और ये किससे मिलता है, फंगस से। बेटा अभी तक जितने बताए थे प्लांट से बताए थे ना, एक बता रही हूँ जो फंगस से मिल रहा है ड्रग। तो यार ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो इसको अब बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। फंगस का नाम क्लेबिसिस परप्यूरा। तो क्लेबिसिस परप्यूरा से क्या मिलता है हमें, एलसीडी। एलसीडी कंज्यूम करने से भी हेलुसिनेशन होती है, वो भी उड़ते हैं। क्लियर। यो मैम। तुझे क्लियर हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा, तुझे बड़े क्लियर हो रहे हैं। यस मैम। ड्रैग वाले चैप्टर में ना हमेशा मुझे कोई एक लड़का ही होता है जो सबसे ज्यादा आंसर देता है, यस मैम यस मैम, हर क्लास में एक बच्चा होता है वो। ठीक है, सो लास्ट इज, ये मैं तुमको कल कराऊंगी, एक बार इसको सम अप कराऊंगी, अभी नहीं। चलो प्रेजेंटेशन के वो लेने हैं तुमने स्क्रीनशॉट, मैम आप सेंड कर दोगे अभी इसको। चल कर देती हूँ, काम करवा रहा है तू मुझसे, 15 मिनट में मीटिंग है मेरी, कोई बात नहीं, याद रखूंगी मैं। किसी को कोई डाउट है, कोई बात नहीं, किसी को कोई डाउट है, नो मैम। नो मैम। ठीक है। तेरे को तो नहीं चाहेंगे भूत वाले सपने आज, तू देखियो। तू मुझे तंग किया है।